नहीं, 25 का तो कोई फायदा नहीं है। 16 18 पे कर लो, 25 का तो कोई फायदा नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल होमवर्क दिया था एक, वो या लिमिटेड। इसमें जो जो मसले हो सकते हैं मुझे लगता है वो बता देता हूँ, उसके अलावा मजीद पूछना हुआ तो पूछ लीजिएगा। एक मसला ये होगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, उसमें मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, कन्वर्जन किधर है? तो वो हमें खुद करना पड़ेगा जी, वो हमें खुद करना पड़ेगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को भी करना पड़ेगा ऐसे। असल में तो ये नई मसला होगा, वो तो सवाल वाले ने आपको मसला करके दिया है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की लेबर नहीं बताई, ओवरहेड्स नहीं बताए, तो इसलिए वो खुद से शामिल कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें मसला ये हो सकता है कि एबनॉर्मल लॉस नहीं पता कि कितने % कंप्लीट है। तो मैंने कल बताया था कि 100% ही कंप्लीट है। और दूसरा मसला ये कि जो नॉर्मल लॉस है वो आपको आउटपुट पे 5% लगा के कैलकुलेट करने को कहा था, तो कर लें बस। अच्छा, और शायद हो सकता है किसी को ये कंफ्यूजन हो, शायद कि पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए लेबर का न्यूमरेटर कितना, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए लेबर का न्यूमरेटर 230, कन्वर्जन का 270, एफओएच। हो सकता है किसी को ये कंफ्यूजन हो कि पहले हम लोग कन्वर्जन कहते थे तो इसको डिवाइड करते थे कन्वर्जन वाली ईपी से, वो कितना है? 1 लाख। तो अब जब हम 230 को अलहदा कर रहे हैं और 276 को अलग कर रहे हैं, तो फिर 1 लाख को भी तोड़ना चाहिए, नहीं? नहीं ऐसा मसला जी। सवाल की रिक्वायरमेंट में कहा है ना कि उसने लेबर पर यूनिट अलग बताएं और एफओएच अलग बताएं, सवाल की रिक्वायरमेंट थी। तो ये 1 लाख 2 दफा नहीं हो गया? ये मसला तो नहीं किसी को? भाई मैथ में ना ऐसे हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये कोई मसला नहीं है, ऐसे ठीक होता है ये। और आपने कुछ पूछना है सवाल में तो पूछें जी। हाँ, फिर तो कन्वर्जन ही करना था, फिर तो हम कन्वर्जन ही करते। हाँ जी, याजा लिमिटेड। क्या कह रहे हैं? सही है, चलें ठीक है। ये शायद आज नहीं तो कल आ जाएगा जवाब इसका। याजा लिमिटेड में और कोई सवाल, परेशानी, तकलीफ? करना था तो कोई मसला होता, किया है और कोई मसला नहीं। ठीक है, देखें आसान सी है कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसी बड़े डराते हैं आपको। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ओपनिंग में आपको मटेरियल और कन्वर्जन दोनों दिए हुए हैं, कॉस्ट में मटेरियल कन्वर्जन दोनों होते हैं, तो क्या आपको ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की मटेरियल कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है? लेबर है ना, तो कन्वर्जन बनाना पड़ेगा ना इसको, इसमें एफओएच ऐड करना पड़ेगा।
तो वो लेबर का 120% है। या लिमिटेड या और एक वो जो होमवर्क था, वो होमवर्क दिया था, होमवर्क करना था वेटेड एवरेज से। ईपी बताएं। नहीं है? इन फिगर्स पे कोई इख्तलाफ है तो पूछेंगे तो बताऊंगा। जिन्होंने भी वेटेड एवरेज से किया है, यही आंसर है? चलो ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट पॉइंट वो हाथ लग जाता किसी का। नहीं वो और स्टूडेंट आ गए थे यार। 5-3 ये भी सही है। चले स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंट्स तो ठीक बनाई ली होगी। है? अच्छा थोड़ा सा बताऊंगा, उसमें जितने को समझ आ गई बहुत है। अगर इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल इसकी रिकंसिलेशन करनी हुई तो वो पर अलग से है, वो सबके सामने नहीं है। थोड़ी सी वजह बता रहा हूँ कि एबनॉर्मल गेन को हम 70% क्यों कर रहे थे। उनके रहने जो स्टेज ऑफ नहीं, जो लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी, ये क्या थी? 70%। ये अभी आज हम पढ़ेंगे, ये ना कंपनी ने स्टैंडर्ड रखा होता है। अभी आज मैं ये पढ़ाने लगा हूँ कि ये जो लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ये कंपनी ने ही तय की होती है। कैसे तय की होती है वो आज सिखा रहा हूँ। तो कंपनी ने तय किया हुआ था नॉर्मली कि 70% तक पहुंच के चीजें ज़ाया हो जाएंगी। 70% तक पहुंच के चीजें ज़्यादा गहराई में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। अगर समझ आ गया तो ठीक है, उतना ही काफ़ी है, नहीं तो ज़रूरी नहीं था जानना। करना है माइनस ही करना है, परसेंटेज लगा के करना है। कंपनी ने ही स्टैंडर्ड रखा हुआ था कि जो लॉस है, नॉर्मल लॉस, वो 70% तक पहुंचेगा फिर ज़ाया होगा। एबनॉर्मल गेन वो यूनिट्स हैं जो 70% तक पहुंच के ज़ाया नहीं हुए, बन गए। अच्छा, अगर वो बन गए तो खर्चा मजीद आ गया उनके ऊपर खर्चा मजीद आ गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, उन पे खर्चा मजीद आ गया, न्यूमरेटर बढ़ गया। और आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि ये जो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही कैलकुलेट रखना चाहते हैं कि जैसे उतना ही लॉस हुआ जितना नॉर्मल होना चाहिए था, तभी नॉर्मल लॉस डिफाइन है, वरना नॉर्मल लॉस डिफाइन ही ना करते। तो अब न्यूमरेटर बढ़ गया, उसको कंट्रोल में लाने के लिए डिनोमिनेटर को भी बढ़ाना है। यूनिट्स ज़ाया होने से नहीं हुए, बन गए, तो बन गए तो खर्चा और आ गया ना, या खर्चा नहीं आया? और आ गया। तो जब खर्चा और आ गया तो न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया। तो अगर हम कन्वर्जन वाले पोर्शन में से भी पूरा यूनिट माइनस कर देते तो डिनोमिनेटर थोड़ा हो जाता, पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आ जाती। तो हमने डिनोमिनेटर को भी बढ़ने दिया, और ऐसे बढ़ने दिया कि कन्वर्जन वाले कॉलम से पूरा 600 माइनस करने की बजाय 420 माइनस किया, 180 उसके अंदर रहने दिया, 180 उसमें शामिल रहने दिया, उससे डिनोमिनेटर बढ़ गया और उसने बढ़े हुए न्यूमरेटर को कवर कर लिया। और ये वो लगाया जाके वो उधर वो फायरिंग ऊपर हुई है, जाने दें ऊपर से है क्या हुआ? हाँ ठीक है, शाबाश। तो ऊपर से गया ना, है ना? नहीं, एक दफा फिर नहीं, एक दफा फिर नहीं। देखिए, इसका फायदा नहीं नुकसान है ना। इसलिए देखें, जो चीजें मैं समझता हूं कि हाँ सबको ना सही, कुछ लोगों को समझ आ जाएगी, मैं वो भी बताता हूँ क्लास के अंदर, और कम से कम लेवल पे बताता हूँ कि फार्मूला ऐसे करना है।
लेकिन वो चीज जिससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है वो मैं इसलिए क्लास में नहीं बताता। मैंने अभी थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था तो उससे अंदाजा हुआ कि रहने दें, तो इसलिए नहीं बताया करता इसकी वजह। बाकी कोई अगर बहुत शौकीन होगा तो वो 2-3-4 दफा आएगा मेरे पास, मैं इनकार करूंगा उसको, फिर कहीं मुझे तरस आएगा, फिर मैं उसको कैलकुलेशन लैपटॉप खोल के दिखाऊंगा, फिर पूछूंगा कि हाँ भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये ऐसे ही परसेंटेज ही लगानी होती है। है जी आप तो एक दफा भी नहीं आए, लेकिन रहने देना यार, काफी है। अच्छा अब आपको कुछ नोट्स लिखवाए थे, मजीद नोट्स लिखवा रहा हूं, चलता रहेगा कॉस्ट में, एग्जाम नोट्स लिखवाता रहूंगा, नसीहतें, टिप्स, नोट्स। पहली बात ये लिख लें, जो आप होमवर्क वाले सवाल में कर आए हुए हैं, ऐसी बस उसको दोहरा देता हूं। नॉर्मल लॉस can be given as a percentage of output. Normal loss can be given as a percentage of output or as a percentage of input. देखें सवाल में ना हमें नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने हैं। क्यों निकालने हैं? कल जो सीख लिया, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स क्यों निकालने हैं? क्योंकि वो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालेंगे तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स पता चलेंगे या एबनॉर्मल गेन के। और आगे कुछ सवालों में आप देखेंगे आगे कि हमें और भी मिसिंग फिगर्स पूछी हो सकती हैं। बाद सवालों में देखेंगे आप हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा, बाद सवालों में इनपुट निकालना पड़ रहा होगा इवन के। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो फिर आपको वो अगर परसेंटेज की शक्ल में बताए हैं तो परसेंटेज से यूनिट्स में कैसे पहुंचे? किसी पे तो लगानी होगी ना परसेंटेज। तो दो ही बातें होती हैं, या वो परसेंटेज ऑफ आउटपुट कह के दिए होते हैं या वो परसेंटेज ऑफ इनपुट कह के दिए होते हैं। जैसे होमवर्क वाले जहां वाले सवाल में परसेंटेज ऑफ आउटपुट थे तो कैसे कैलकुलेट किए? 1 लाख के ऊपर 5% लगा लिया। तो नॉर्मल लॉस कैन बी गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट और एज अ परसेंट ऑफ इनपुट। तो फिर वो अकॉर्डिंगली फिर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में अपने अल्फाज में खुद ही लिख लें। अगर ये नहीं बताया कि परसेंटेज ऑफ इनपुट है कि परसेंटेज ऑफ आउटपुट है, तो आपने इनमें से बाय डिफॉल्ट इनपुट को लेना है। परसेंटेज ऑफ आउटपुट हो तो फिर है, खामोशी है तो वो परसेंटेज ऑफ इनपुट होता है। लेकिन परसेंटेज तो नहीं बताई होगी। परसेंटेज क्यों नहीं बताई होगी? परसेंटेज तो बताई होगी। हाँ, बस ये कहा होगा नॉर्मल लॉस 10% है बस। अब वो किसका 10% है? तो बाय डिफॉल्ट वो इनपुट का 10% है। क्या जी? क्या ये हो नहीं सकता ना ऐसा? अच्छा चलो ठीक है, आगे फिर उसके बाद देखिए, मैं तो आपको मैक्सिमम सिनेरियो बता के कॉन्सेप्ट्स बता रहा होता हूँ। हो सकता है किसी सवाल में कोई ऐसी चीज हो जाए जो पहले इस तरह से ना करवाई हो, तो वहां पर प्रकल्प लगा रहे हो, यानी कि आपको नॉर्मल लॉस भी खुद बता दे, एक्चुअल लॉस भी खुद बता दे, नॉर्मल लॉस फिर डिफरेंस लेके निकालना हो, तो वहां तो फिर परसेंटेज वाली बात नहीं हो रही होगी। तो वो तो सवालों के हिसाब से हो सकती हैं ऐसी वैरायटियां। मैं आपको जितना गाइड कर रहा हूं ना, ये आपकी तैयारी के लिए होता है। जरूरी नहीं है कि सवाल, ये बात मैं आपको कॉन्फिडेंस खराब करने के लिए नहीं कह रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि पेपर में सवाल का एक एक पॉइंट, एक एक हर्फ, एक एक कैलकुलेशन हमारे किए हुए में से होगी, जरूरी नहीं है। सवाल थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। जैसे वो कुछ शक्लों को देख के मुझे याद आ गया, पिछली से पिछली दफा जो FR1
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक सवाल आया था स्प्रिंग 21 में, तो वो सवाल करते हुए वही सब काम किए जा रहे होते हैं जिन्होंने पिछली से पिछली टाइम में पेपर दिया हो या लास्ट टाइम दिया था और वैसे एज अ प्रैक्टिस किया था स्प्रिंग 21। तो वो जैसा भी सवाल था स्टूडेंट्स असल में वही सब किया करते थे, लेकिन उस एंगल से कभी पूछा नहीं गया था सवाल। तो जिन्होंने सिर्फ स्टेप्स प्रोसीजर याद किए हुए थे उनको समझ नहीं आया क्या करना है, लेकिन जिन्होंने भी चीजों को कॉन्सेप्चुअली देखा हुआ था अगर डिफरेंट तरीके से भी पूछ लिया। देखिए आप एक जगह जाते हैं, उसका एक रास्ता है नॉर्मल रास्ता, अगर आपको नॉर्मल रास्ता बंद मिला, किसी और जगह से जाना पड़ गया, तो अगर रास्तों का नक्शों का कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आप अल्टरनेटिव रास्ते से पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जितनी चीजें मैं करा रहा हूं कोशिश मैं फिर भी करता हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल कराऊं, लेकिन भाई सीए का एग्जाम है, वो बीए का एग्जाम नहीं है ना कि सर ने 20 सवाल दिए थे उन्हीं में से आ गया। हो सकता है कोई डिफरेंट स्टाइल की कैलकुलेशन टेस्ट हो जाए, तो फिर वहां पर अकल भी लग रही होगी। परसेंटेज मैंने कहा है कि अगर परसेंटेज में बताया नॉर्मल लॉस, तो वो हो सकता है परसेंटेज ऑफ इनपुट कहाँ हो तो इनपुट पे लगा देंगे, परसेंटेज ऑफ आउटपुट कहाँ है तो आउटपुट पे लगा देंगे, और बस कहा है नॉर्मल लॉस 5% है बस, तो वो इनपुट का तो फिर वो बाय डिफॉल्ट इनपुट का परसेंटेज। अगला पॉइंट लिखें। अगला पॉइंट मैं आपको लिखवा तो रहा हूं लेकिन इसके समझाने पे बहुत बात चलेगी, और देखता हूं आज के कैमरा शिफ्ट करने का फैसला सही था कि नहीं सही था। सुबह वाली क्लास में तो इस पॉइंट पे तकरीबन पूरी क्लास निकल गई मेरी, देखते हैं आपकी क्या समझ आ गया। अच्छा लिखे, पॉइंट तो लिखे ना पहले है? नहीं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। इफ नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, इफ नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, मेरा मतलब है कि या तो वो परसेंटेज ऑफ इनपुट कहा हो या खामोशी हो, तो भी परसेंटेज ऑफ इनपुट ही है ना। तो इसलिए कह रहा हूं इफ नॉर्मल लॉस इज द परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड नहीं अगर साइलेंट भी है तो भी वो इनपुट ही हुआ ना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात आगे बढ़ रही है कि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट है एंड इंस्पेक्शन स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज इज ऑल्सो अवेलेबल। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि इंस्पेक्शन स्टेज का वर्ड लिखा हो, ये आपको मैं भी कॉन्सेप्ट समझा लूं ना कि इंस्पेक्शन से क्या मुराद है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ वर्ड से भी पूछा हो सकता है। इफ नॉर्मल लॉस इज द परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड इंस्पेक्शन स्टेज इज ऑल्सो अवेलेबल, देन normal loss percentage is applied, normal loss percentage is applied, then normal loss percentage is applied to inspected units. लगी समझ? चले इंस्पेक्शन स्टेज समझ लेना पहले। अब ये जो पॉइंट लिखा है ना इसकी भी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा पहले, यानी पहले काफी कॉन्सेप्ट समझाना इसके लिए, फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं इसका समझाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट अगर वो कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया तो फिर आप उसके फार्मूले के मुताबिक नहीं रहेंगे, आप बगैर फार्मूले के कॉन्सेप्ट से ही इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया करेंगे, और अगर नहीं या इतने स्ट्रांग नहीं इसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे तो फिर फार्मूला भी बता दूंगा। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकालने हैं इस पे बात होने लगी है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझ लें क्या होती है। उससे पहले किसी स्टूडेंट ने मुझसे कुछ पूछा था एक दफा, मुझे बात ही भूल गई है कि उसने कन्वर्जन की परसेंटेज की को बात की थी। ऊपर जब नमाज के बाद पूछा था, अगर वो सवाल याद है तो मैं पूरी बात कर लूँ ना, मैंने इससे लिंक किया था उसका जवाब, अगर इसके अलावा कुछ हो तो पूछ लें। जो प्रोसेस की ड्यूरेशन है, अच्छा मैंने ना आपको लिखाया है कि नॉर्मल लॉस परसेंटेज लगेगी इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी कैलकुलेशन तक जाने से पहले मैं आपको इंस्पेक्शन समझा रहा हूँ कि ये होती क्या चीज़ है, या स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है, क्योंकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझ आएगी तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करना आएगा। अगर प्रोसेस की ड्यूरेशन है लेट्स से 8 घंटे, ये पूरा प्रोसेस 8 घंटे का है, तो अगर किसी में हम अब तक हम सवालों में जो करते आ रहे थे कि इनपुट है 20,000 यूनिट्स और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 3,000 यूनिट्स है,
तो इसका ये मतलब था कि वो 20,000 यूनिट्स महीने के शुरू में सारे इकट्ठे डाले गए, पूरा महीना वो मशीन में पड़े रहे, फिर महीने के एंड पे 3,000 ने कहा हमें भी रहने दो, बाकी 17 आगे चले गए। नहीं, ये पूरे महीने की टोटल एक्टिविटी है। अगर ये प्रोसीजर यानी एक दफा का प्रोसीजर, जैसे अगर कोई बिजनेस वो लेदर शूज बनाता है तो एक पहला प्रोसेस होगा जिसमें चमड़े की शीट्स आती होंगी, उनकी कटिंग होती होगी। अब कटिंग की मशीन्स होंगी, तो एक साइड से मशीनों से एंटर हुआ, हो सकता है 3-4 घंटे के अंदर वो कटिंग होकर मशीनों से बाहर, प्रोसेस खत्म, फिर वो अगले प्रोसेस में चला गया। तो पूरे महीने में ये बार बार प्रोसेस चला होगा, पूरे महीने में कंटिन्यूटी बेसिस पे हो रहा होगा ना। तो अब जैसे अगर ये जो टोल प्लाजा है, इधर कौन सा है लाहौर का, चलें काला बाबू साबू, अब इस बाबू साबू का जो टोल प्लाजा है, अगर वो अपनी जो रेलिवेंट अथॉरिटी है उनको ये रिपोर्ट दें कि जून के महीने में 15 लाख गाड़ियां गुजरी हैं, तो इसका मतलब है जून के शुरू में गुजरनी शुरू हुई थी सारी 15 लाख एक साथ, रेंगते 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 पूरे महीने में टोल प्लाजा में से 15 लाख गुजर गई। नहीं, एक वक्त में 10-10 गाड़ियां गुजर रही हैं, पूरा महीना मिला के जाके टोटल की एक्टिविटी है। तो वो जो एक दफा गाड़ियों का गुजरना है वो तो कुछ सेकंड कुछ मिनट की बात होगी। तो इसी तरह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जो मशीनें हैं उनमें यूनिट्स का इन होना और मशीनों से आउट होना, इसका एक टाइम होगा, लेट्स से 8 घंटे। एक अजम्पशन ये है कि जो कन्वर्जन है यानी लेबर और ओवरहेड्स, वो इस टाइम शुरू होने से लेके एंड तक थ्रू आउट दी प्रोसेस इवनली इनकर होते रहते हैं। यानी अगर ये 8 घंटे का प्रोसेस है और एक दफा यूनिट्स इन होके आउट होने तक जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, इन 8 घंटे में उनकी कॉस्ट 8,000 रुपए आ रही है, तो इसका मतलब है कि हर घंटे में 1,000 रुपए आ रही है। अगर इस 8 घंटे की प्रोसेस में मशीन 1,60,000 की बिजली कंज्यूम कर रही है, तो इसका मतलब है कि हर घंटे में 20,000 की बिजली कंज्यूम हो रही है। ये मतलब है इवनली इनकर होने का। तो अजम्पशन ये है कि प्रोडक्शन का प्रोसेस जितनी ड्यूरेशन है, कन्वर्जन कॉस्ट, मटीरियल नहीं, कन्वर्जन कॉस्ट इवनली थ्रू आउट द पीरियड इनकर हो रही है। ये बात तो अगर ये कहा गया कि वर्क इन प्रोसेस पे जितनी कन्वर्जन कॉस्ट इनकर होनी थी, कन्वर्जन के एतबार से वर्क इन प्रोसेस 50% कंप्लीट है, तो इसका एक और मतलब यह है कि 4 घंटे गुजरे हैं। जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन की बताई जा रही होगी तो कहने के एतबार से तो वो खर्चों की परसेंटेज है कि जितना मुकम्मल यूनिट होने पे, इस पूरे 8 घंटे पार कर जाने पे जो उस पे कन्वर्जन कॉस्ट आई होनी थी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर 70% कंप्लीट है, तो ये 70% कंप्लीट बात तो खर्चों की हो रही है। यानी ऑफिशियली बात ये हो रही है कि कन्वर्जन कॉस्ट जितनी इनकर होनी थी उसमें से कितनी हो चुकी है, लेकिन इस अजम्पशन की वजह से इट ऑल्सो मीन्स कि उन पे जो प्रोसेस का टाइम चलना था वो भी 70% हो चुका हुआ है। ये बात आई समझ? चले पहले तो उसको अपने अल्फाज में लिखे ना, ये बात दोबारा सुन लें। है जी, ये बात दोबारा सुन लें। ये जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है, इसके लिए अजम्पशन ये है कि ये पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में इवनली इनकर हो रही होती है, शुरू से लेके आखिर तक। इसलिए जब भी किसी वर्क इन प्रोसेस की या एबनॉर्मल लॉस की कन्वर्जन के एतबार से स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई हुई है, तो वो बताई तो कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, लेकिन वो टाइम के हिसाब से भी उतना ही % काम हुआ था। देखें, अगर आप मेरे अल्फाज कॉपी करके लिखने की कोशिश करेंगे ना तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए बात समझा करें, ना समझ आए दोबारा पूछ लें, एक बार समझ आ जाए तो फिर अपने अल्फाज में लिखा करें, क्योंकि आपने अपने लिए लिखना है। नहीं समझ आई? कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? कॉन्सेप्ट आ गया समझ, तो बस अपने अल्फाज में लिखो, मेरे अल्फाज कॉपी करके मत लिखो। कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ? जो कन्वर्जन की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दी होगी ऑफिशियली, तो वो कन्वर्जन कॉस्ट्स के हिसाब से परसेंटेज है कि जितना टोटल खर्चा आना था उसमें से लेट से 70% खर्च हुआ है, लेकिन इट इंप्लाइडली मींस कि जितना प्रोसेस का ड्यूरेशन चलना था और फिर कंप्लीट होना था वो भी फिर उतने ही % चल सका है अभी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑल्सो मींस कि उन यूनिट्स ने टोटल जितने घंटे गुजार के बाहर जाना था उनमें से भी अभी उतने % टाइम गुजरा है।
यार आपको ये सब बातें बताने का, मैंने इंग्लिश में जो बतानी होती है वो इंग्लिश में बताता हूँ, जो उर्दू में बताता हूँ वो इसीलिए कहता हूँ कि आपने ये कॉन्सेप्ट अपने आप को समझाने हैं ना। मैं आकर इंग्लिश लिखवा भी दूंगा तो वो दोबारा पढ़ के आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आप वैसे लिखें जो आप खुद को समझा सकें। दूसरों की कॉपी मत करने की कोशिश करें, खुद अपने अल्फाज में लिखें कि आपने अपने आप को कैसे समझाना है। कि भी टाइम के मुताबिक भी जो टोटल टाइम लगना था उतना ही % टाइम गुजरा है। अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे तो एक और मिसाल से समझाता हूं कि कॉलेज ने एक सेशन के लिए जितने खर्चे इनकर करने सोचे थे, अगर कॉलेज को लगता है कि जितना खर्चा हमने सेशन पे इनकर करने का सोचा था उसमें से 60% खर्च हो चुका हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो सेशन का टाइम है वो भी 60% गुजर गया हुआ है। जैसे मर्जी कर दें, इस यूनिट में यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो फिजिकल चेंज आनी थी वो फिजिकल चेंज भी उतना ही % आई है, कन्वर्जन की जो % बताई गई। ये जो आप प्राइवेट कॉलेज का चलें दुम्बा कड़ी बनाते हैं। प्रोसेस वन में दुम्बे के गोश्त ने 1 घंटे के लिए उबलना था, उसके बाद फिर वो अच्छी कढ़ाई बन जानी थी। पहले उस भूनना था, चलें कह लें पहले प्रोसेस में उस गोश्त ने 1 घंटे के लिए भूना जाना था, उबलना था, चलें उसके बाद फिर आगे वो मसाले वगैरह डल के पकना ऐड होना था। इस 1 घंटे के दौरान गैस, वर्कर्स की तनख्वाहें, ये सब खर्चा हो रहा है ना, कन्वर्जन। उस कच्चे गोश्त ने उबले हुए गोश्त में कन्वर्ट होना है और उसके लिए उसने चूल्हे पे मशीनों के अंदर 1 घंटे तक रहना है। अजम्पशन ये है कि उस 1 घंटे में, उस 1 घंटे के प्रोसीजर के अंदर जितने खर्चे आने थे, लेबर, ओवरहेड, वो सब इवनली आने थे। तो अगर 45 मिनट गुजरे हैं तो जो 1 घंटे का ड्यूरेशन है कितना गुजर चुका है, तो इसका मतलब है कि कन्वर्जन के खर्चे भी 75% आ चुके होंगे। हाँ ठीक है, जो उनमें फिजिकल चेंज आनी थी, कन्वर्ट होने थे, वो उतना ही % है जितनी कन्वर्जन की % दी है। अभी भी नहीं? तो ये जो कन्वर्जन की % है ये इनफैक्ट होती ही टाइम की वजह से, वो तो वैसे उसको अजम्पशन की वजह से कन्वर्जन पे लगा देते हैं। ये % है ही असल में फिजिकल कन्वर्जन के जो 1 घंटे तक उस गोश्त ने उबलना था, तो उसमें से 45 मिनट तक जो उबले हुआ फिजिकल चेंज है वो 75% आ चुकी हुई है। अच्छा, ये अभी जो एक बात करने लगा उन्हें सबके लिए नहीं है, जिसको ना समझ आए इग्नोर करना। ऐसा हो सकता है कि पिछले महीने तक वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था और उस पर 75,000 रुपए लग चुके हुए थे और वो 75% कंप्लीट था। अगले महीने जरूरी नहीं कि उसके ऊपर 25,000 रुपए खर्च होंगे, हो सकता है अगले महीने में रेट बदल गए हों। तो ये इस 1,05,000 रुपए के हिसाब से 75-25 नहीं है। तो वो जो कन्वर्जन की % दी होती है वो असल में इसकी फिजिकल कन्वर्जन के हिसाब से दी होती है। शायद ये पूछा था आपने। तो वो जो % होती है वो फिजिकल कन्वर्जन के हिसाब से होती है, टाइम के हिसाब से होती है।
कुछ बात बनेगी, अभी भी नहीं, अभी भी कुछ कुछ है? नहीं नहीं, वो तो भी आना है पॉइंट, इस पे तो इतनी देर लगी नहीं थी। यार अब मैं ही लिख देता हूँ, रजिस्टर पे आके ही रह गया बस। लिख लिया? नहीं लिखा अभी तक आपने? लिख लिया ना? अच्छा, प्रोसीजर्स पे डिपेंड करता है, प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि जो बच्चा कैफ पास कर सकता है ना, पोटेंशियली वो सीए क्वालिफाई कर सकता है। वैसे तो एएफसी के लिए ये होती है बात, तभी तो वो फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज है, लेकिन मैं इसको कैफ कहता हूं। जो कैफ पास कर सकता है बच्चा, वो सीए क्वालिफाई कर सकता है। फिर इतने सारे लोग करते क्यों नहीं क्वालिफाई? क्योंकि वो नहीं पढ़ते, क्योंकि वो नहीं पढ़ते। उनकी जिंदगी में और मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में और प्रायोरिटीज आनी शुरू हो जाती हैं, वो नहीं पढ़ते। पोटेंशियली जो कैफ पास कर सकता है वो सीए क्वालिफाई कर सकता है। यानी कोई सीए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तभी पता चल जाएगा जब उसका कैफ पास होगा। यानी कैफ पास हो गया तो बस अब नहीं रहता, अब सीए कर जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए बात की। इसी तरह ना प्रोसेस, अरे नहीं नहीं, वैसे बात सीरियस ही है। अगर आप कैफ पास कर सकते हैं ना, तो पोटेंशियली आप सीए क्वालिफाई कर सकते हैं। जो लोग नहीं करते हैं, कभी ना कभी कर सकता है, कभी ना कभी। हाँ, तो ये जो जब सीए लोग क्वालिफाई करते हैं और उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, तो उसमें कई अपने बीवी बच्चों के साथ आए होते हैं। क्या होगा? समझ नहीं आई? नहीं, मैं तो खुद बच्चा था यार, मैंने तो वेतन आर्टिकल्स क्वालिफाई किया था। अच्छा, पता नहीं कहां से कहां चले गए। तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। इसी तरह से कोई चीज पकने वाला अगर प्रोसेस है, तो अगर मिसाल के तौर पे दाल लें, अगर लेट्स से 1 घंटे में पकना है, तो अगर पहले 15-20 मिनट के अंदर वो दाल नीचे नहीं लगी तो बस फिर चल जाएगी। प्रोसेसेस हो सकते हैं मुख्तलिफ, तो प्रोसेस की नेचर पे डिपेंड करता है। एक खास टाइम रखा होगा मैनेजमेंट ने, अगर उस स्टेज तक चीजें सही चल गई तो फिर आगे भी चल जाएंगे। यानी जितने यूनिट्स ने खराब होना होगा वो उस वक्त तक हो जाएंगे, उसके बाद नहीं होंगे। जिन प्रोसेसेस के अंदर ये अंदाजा लग सकता है, उस अंदाजे को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं, और जिनमें नहीं लग सकता तो फिर वो कंप्लीट होने के बाद ही पता चलती है, तो उसकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो यहां पर होगी। तो बिजनेसेस यानी मैनेजमेंट अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, उस प्रोसेस की नेचर की बेस पे एक अंदाजा लगा लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि जब ये प्रोसेस की ड्यूरेशन लेट से 75% चल चुकी होगी, तो हम ढक्कन उठा के देखेंगे, पता चल जाएगा कितने जाया हुए और कितना आगे चलने वाले हैं। जो जाया हो गए उनकी लाशें तैरने देंगे बीच में? नहीं, उनको निकाल लेंगे। उसके बाद जब ढक्कन वापस रख देंगे, अब मजीद नुकसान नहीं हो रहा होगा। इसको स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। आपको सवाल में ये गिवन होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्ड इंस्पेक्टेड हो सकता है लिखा मिले लॉसेज आर एस्टिमेटेड व्हेन प्रोसेस इज 40% कंप्लीट, ये इंस्पेक्शन स्टेज है। लॉसेज आर डिटरमिन्ड व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट, ये इंस्पेक्शन स्टेज है। लॉसेज आर इंस्पेक्टेड व्हेन प्रोसेस इज 60% कंप्लीट। तो ये मुख्तलिफ नामों से दी हो सकती है। कॉन्सेप्ट यही है कि प्रोडक्शन का जो पूरी ड्यूरेशन है उसमें एक टाइम सेट कर लिया जाएगा कि इतना टाइम गुजारने के बाद इन यूनिट्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा। यूनिट्स को इंस्पेक्ट करने का मतलब है कि प्रोसेस में यूनिट्स जो मौजूद हैं उनको देख लिया जाएगा मशीन खोल के। अगर वो सर्वाइव कर गए तो फिर आगे भी चल जाएंगे, अगर नहीं सर्वाइव किए तो वो लॉस हो चुके होंगे, तो जो लॉस हो गए होंगे उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। ये इंस्पेक्शन स्टेज का कॉन्सेप्ट है। ये बात भी आगे समझ। तो इंस्पेक्शन स्टेज की शान में भी अपने अल्फाज में लिख लें कुछ। अच्छा, लेकिन इतना कुछ ना लिखिएगा कि बाद में उसकी समरी भी लिखनी पड़े। बस कुछ ऐसा लिखें जो आपको फरवरी में पढ़ते हुए, जनवरी में पढ़ते हुए समझ आए कि क्या बात हो रही है। इंस्पेक्शन स्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ? खुद लिखें।
जी जी, दोबारा सुन ले भाई। अगर बिजनेस ने स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 30% सेट कर ली है तो प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है कि जब प्रोसेस की ड्यूरेशन 30% गुजर जाती होगी तो फिर मशीन में पड़े हुए यूनिट्स को देखा जाता होगा कि जो डिफेक्टिव है इनको निकाल लेते होंगे, बाकी ढक्कन फिर बंद कर देते होंगे। अच्छा, ये काम महीने में एक दफा होगा? जितनी दफा प्रोसेस रन होगा। यानी अगर प्रोसेस का ड्यूरेशन लेट से 8 घंटे है, अगर प्रोसेस का ड्यूरेशन 8 घंटे है और लेट से 24 घंटे शिफ्टें चल रही हैं तो दिन में 3 दफा प्रोसेस चल गया। 8 घंटे अगर महीने में 90, तो ये 90 दफा काम हो रहा होगा। महीने में काम 90 दफा हुआ होगा। जब भी एक बार मशीन रन होगी, प्रोसेस रन होगा, जब वो पूरा टाइम 30% तक पहुंचा करेगा तो मशीन खोल के यूनिट इंस्पेक्ट किया करेंगे, जो खराब हुआ करेंगे वो निकाल लिया करेंगे, बाकी फिर कंटिन्यू कर दिया करेंगे। इसको स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। यार एक मिनट, वो फिर इधर उधर हो जाएंगी बातें, इतना लिख लें पहले। यार अभी ना खामोश रहें, बातें ना करें। जो लोग लिख रहे हैं कम से कम उनको अल्फाज मिल जाएं। अच्छा, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहें ना तो मैं आपको मशवरा दूं, ये जो मोबाइल्स हैं आप सबके पास होते ही हैं, तकरीबन सब लोगों के पास। आप ना एक काम ये कर सकते हैं कि एक तो अपने रजिस्टर की ना प्रॉपर रेफरेंसिंग ऐसे करें कि आप पेज नंबर भी इवन के लगाए करें, अपने रजिस्टर पे ना पेज नंबर लिखते जा करें। और जो मैंने आपको खुद नोट लिखने को कहा है और आपको अपने अल्फाज नहीं मिल रहे कि आप इसमें क्या अंग्रेजी लिखें, तो चले इतने टूटे फूटे अल्फाज में लिख लें कि आज शाम रात जब पढ़ने बैठे तब तक याद रह जाए। फिर आप ये क्या करें कि अपने लिए मोबाइल में छोटे छोटे वॉइस नोट्स बना लिया करें, जिसमें आप अपने आप को हैं नहीं, वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहें मुझे इसमें कोई मसला नहीं, आप कर लें बेशक। तो आप खुद अपने आप को समझाने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे होते ना लिखने वाले, पश्तो में तो बोल सकते हो ना, तो अपने आप को समझाएं, जिनको आती है यार, अपने आप को समझाएं और उस वॉइस नोट को सेव करके उसके बाद नाम रखें, वो अपना वो पेज नंबर और लाइन लिख लें। जब आपके इस तरह के बहुत सारे वॉइस नोट इकट्ठे हो गए होंगे, जब भी आप वो टॉपिक तैयार करने बैठे उस पेज नंबर लाइन के साथ आपने वॉइस नोट सेव किया हो। ये कोई बहुत लंबा काम नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें ना तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फायदा बना सकते हैं अपने लिए। और ये जो खास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैंने पहले भी शायद कहा था कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो इसका फायदा उठाया करें। आप लोग इसको अजियत समझते हैं और कहते हैं कि यार अल्लाह अल्लाह करके तो लेक्चर खत्म होता है, दोबारा सुने क्या। तो आप लोग ना लेक्चर सुनते हैं और जो बात मैंने लेक्चर में समझाई होती है मैसेज में कहते हैं सर ये दोबारा बता दें यार। आप लोगों को लेक्चर दोबारा प्ले कर लिया करें। तो आप लोग अपने रजिस्टर में, ऑनलाइन वालों से कह रहा हूं, आप रजिस्टर में प्रॉपर लेक्चर नंबर नोट किया करें, सारा लेक्चर नोट किया करें, और जो चीज समझ नहीं आई होती है आप उसको रिपीट सुन लिया करें। ऐसा अक्सर होगा कि एक ही बात रिपीट बार बार सुनने से क्लिक कर जाता है कुछ ना कुछ, जो पहली दफा में नहीं सुना होता। तो ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ये ग्रुप में पूछने की बजाय के सर दोबारा बता दें, आप दोबारा प्ले कर लिया करें। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ओके जी।
बोलना यार। जैसे आप बता रहे स्टेज पे प्रोसेस के हम देखेंगे कितना लॉस हुआ है। सर एक प्रोसेस है उसमें लॉस है नहीं, लेस उसमें लॉस है नहीं, सारा इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। उसमें इंस्पेक्शन स्टेज देखें, अगर एक प्रोसेस में लॉसेस होते ही नहीं है, जब होते ही नहीं है तो फिर नॉर्मल लॉस भी नहीं होता, जब नॉर्मल लॉस ही नहीं होता तो फिर हम इंस्पेक्शन स्टेज भी नहीं करते होंगे। यानी सिर्फ वहम में नहीं रहना कि क्या पता लॉस हो गया हो, क्या पता लॉस रह गया हो। नॉर्मल लॉस होता ही तब है जब लॉसेस होने होते हैं, और बिजनेसेस इसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि कितने % तक काम हो गया होगा तो हम ढक्कन उठा के देखेंगे। जी बिल्कुल शाबाश, ये लॉस एक्सपेक्ट करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है। जी रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ तो रिकॉर्डिंग होगी इनकी, ये डेबिट क्रेडिट पढ़ना है प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने, रिकॉर्डिंग होगी, डेबिट क्रेडिट होगा, टी अकाउंट होगा पूरा। जी नॉर्मल लॉस की परसेंटेज इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे लगानी है, अगर उससे ज्यादा जाया हुए होंगे तो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस की फिगर तो कैलकुलेट करनी है ना, वो परसेंटेज उन यूनिट्स पे लगनी है जो इंस्पेक्ट हुए हैं। देखें, हम नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए। अब वो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने कैसे? नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट है, 5% किस पे लगेगा? अभी क्या कहें, किन पे लगेगा? इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। तो आपको मैंने स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझा दी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन यूनिट वर्किंग प्रोसेस की समझा दी। अब मैं इससे यहां आने लगा हूं कि नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकालने हैं। एक बार हम नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे, इनके ऊपर वो परसेंटेज लगेगी, जो आंसर आएगा वो नॉर्मल लॉस होगा, और एक्चुअल लॉस तो हमें गिन के ही पता चलेगा। हाँ वो एक्चुअल होगा ना, एक्चुअल लॉस पे नहीं लगानी परसेंटेज। हाँ जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं, इस क्लास में 100 लोग हैं, इन सब का 2.5 महीने का कोर्स कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होना है। उस टेस्ट से पता चलेगा कि कितने लोगों को घर भेजना है, कितने लोग कंटिन्यू करेंगे। तो टेस्ट तो सबका ही होगा ना, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स वो सब है जिनका टेस्ट हो रहा है। जितने यूनिट्स मशीन में पड़े हुए हैं वो सब इंस्पेक्टेड है। जब हम मशीन में ढक्कन खोल के यूनिट्स देख रहे हैं तो सारे यूनिट्स चेक कर रहे हैं ना, तो सारे ही यूनिट्स इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं। उनमें से कितने जाया होने चाहिए थे? 5% ऑफ उनका। एक्चुअली कितने आ गए वो तो लाशें नजर आ रही होंगी, वो एक्चुअल लॉस है। उससे अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन निकलेगा। एक प्रोसेस में तो एक ही होगी। तो मैं तो एक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं तो एक प्रोसेस पढ़ा रहा हूं अभी, मैं भी प्रोसेस 1 पढ़ा रहा हूं। नहीं आप वही नहीं कह रहे ना, मैं भी प्रोसेस 1 पढ़ा रहा हूं, तो प्रोसेस 1 तो सारे यूनिट्स की एक जैसा ही है ना, तो उस प्रोसेस की नेचर के एतबार से इंस्पेक्शन तय कर लिए। अब वो उस प्रोसेस में आने वाले हर यूनिट के लिए वही है। हाँ जी भाई, अगर बाद में भी हो सकता है तो मैनेजर ने इंस्पेक्शन स्टेज बाद वाली रखी होगी है, तो फिर उस बिजनेस ने इंस्पेक्शन स्टेज एंड रखा होगा। ये तो उस बिजनेस ने फैसला करना है ना, ये तो हम जबानी सोचे जा रहे हैं ना, क्या पता वो तब मर जाए, क्या पता नीचे गिर जाए, क्या पता बिजली, क्या पता सलाब आ जाए, क्या पता ये मसला हो जाए। जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर बार बार रिपीट हो रहा होगा ना, तो जब वही प्रोसीजर बार बार रिपीट हो रहा होगा तो मैनेजमेंट ने अपने पास्ट को देखते एक अंदाजा लगा लिया होगा, एक स्टैंडर्ड बना लिया होगा। नहीं अभी वैसी ही परफॉर्मेंस चल रही है, और अभी वो कैलकुलेशन नहीं आई जिसपे मुझे टाइम लगाना पड़ा। अच्छा एक मिनट, मैं बात बता रहा था। तो मैनेजमेंट ने अगर इंस्पेक्शन स्टेज 60% रखी है तो कुछ सोच समझ की रखी होगी, और स्टूडेंट का काम उस पर बहस करना नहीं है, मशवरे देना नहीं कि यार थोड़ा और ख्याल करो, क्या पता नुकसान हो जाए। यानी स्टूडेंट ने उस एग्जाम वाले को ये थोड़ी कहना है कि नहीं थोड़ा ख्याल करो यार, क्या पता नुकसान हो जाए। उस सवाल वाले ने कह दिया कि 60% इंस्पेक्शन स्टेज है। अब उस बिजनेस की मैनेजमेंट ने सोच समझ के ही 60% रखा है, उसके बाद नहीं हुआ करेंगे लॉसेस।
अगर सवाल को बहुत मुश्किल बनाना है, किसी ने बहुत ही आखिर मुश्किल बनाना है, तो वो एक ही प्रोसेस के अंदर 2 इंस्पेक्शंस डाल देंगे। हुआ नहीं है वैसे अभी तक ऐसा। होगा तो अगली दफा पढ़ा दूंगा। इंस्पेक्शन स्टेज से आगे बढ़े। मैंने आपको जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन की है उसका कॉन्सेप्ट बताया है अभी, कि वो भी टाइम के एतबार से है, और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन भी मैंने बताई है कि जो प्रोसेस की ड्यूरेशन है, बिजनेस एक स्टैंडर्ड रख लेगा कि इस पॉइंट पे जाके देखे, कॉलेज ने अगर ये मिड टर्म का टाइम रखा हुआ है तो एक स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है ना। इसी तरह से ये जो क्लासेस में फीडबैक होता है, इसका भी एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। सबसे बात कर रहा हूं यार। वैसे तो इस तरह के मामले होते नहीं है, बहुत कम ही देखा गया है, ऐसा बहुत कम ऐसा देखा गया है। लेकिन ये जो इनिशियल फीडबैक होता है, अगर कहीं पर ऐसा मसला हो भी कि टीचर की स्टूडेंट्स के साथ कोई फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही है, तो बिजनेस ने वो जो नंबर ऑफ लेक्चर्स गुजरने के बाद फीडबैक रखा होगा, वो यही सोच के तय किया होगा कि अगर लेट से 15 लेक्चर्स तक फ्रिक्वेंसी मैच हो गई तो बस फिर आगे भी ठीक चलेगा। तो बिजनेस ने सोच कम समझ की स्टैंडर्ड रखा होगा ना, तो उस लिहाज से स्टेज ऑफ कंप्लीशन रख ली गई। अब उसको आगे खिसकाने की कोशिश ना करें, हो गई 60%, 70%, 80% तय हो गई। अब आगे आते हैं कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, यानी वो यूनिट्स जिनकी इंस्पेक्शन हुई है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और फिर फार्मूले तक पहुंचा दूंगा। मिसाल, फॉर एनी गिवन मंथ, वही अपना मशहूर वाला कौन सा, मे, वर्क इन प्रोसेस 4000 यूनिट्स थे, जो कि 70% कंप्लीट थे। फिर इस महीने में इनपुट थे 20,000 यूनिट्स, और महीने के एंड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं 2500 यूनिट्स, और ये जो 2500 यूनिट्स हैं ये 50% कंप्लीट है, ये 50% कंप्लीट है। अगर इस पूरे प्रोसेस की ड्यूरेशन में इंस्पेक्शन स्टेज रखी गई है लेट्स से 60%, नहीं पहले 80 बताता हूं, 80%। अब सवाल यह है कि इस महीने में टोटल फॉर द मंथ कितने यूनिट्स इस टाइम से क्रॉस किए होंगे। फॉर दिस मंथ कितने यूनिट्स इस लाइन को क्रॉस किए हैं। क्लोजिंग वाले नहीं किए ना क्रॉस अभी। क्लोजिंग वाले ये लाइन क्रॉस कर गए नहीं, तो उसके अलावा फिर 24,000 कर गए। अच्छा, ये 24,000 एक जाती आंसर है। ये 4 और 20 और 2500 ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये इसमें से हैं, ये 2500 इनमें से हैं, ये मैंने इनपुट लिखा हुआ है। तो अगर इंस्पेक्शन स्टेज 80% है तो वो इंस्पेक्शन स्टेज वाले जो टाइम है वो कितने यूनिट्स क्रॉस कर गए हैं। 4000 इस महीने में करके गए। क्यों? क्योंकि पिछले महीने जब एंड हुआ था तो 70% लाइन तक पहुंचे हुए थे। 80% कब क्रॉस करनी थी? इस महीने। तो ये इस महीने में इंस्पेक्ट हुए हैं। 20,000 पूरे हुए कि नहीं हुए ये इसको देख के पता चलेगा। 20,000 तो लिखना ही है, देखना है कि ये हुए कि नहीं हुए। ये टेस्टिंग वाली लाइन क्रॉस करके नहीं, तो इसका मतलब है 20,000 में से सारे के सारे क्रॉस नहीं कर सके, 2500 नहीं कर सके। ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स, यानी ये है जो टेस्ट में अपीयर हुए। पक्की बात है। 20 मिनट लगे मुझे इस पर कम से कम। दोबारा है, अभी 3-4 मिसालें और बताता हूं, फिर देखते हैं कि समझ वाकई आई है इधर उधर हो गई है। इंस्पेक्शन स्टेज 40%। आराम से, सुकून से, चुप करके, पहले सारे सोचें। इंस्पेक्शन टेस्टिंग की लाइन 40% है। खामोशी से है, हाँ डाटा ये है, ये डाटा खामोशी से, खामोशी से, खामोशी से। 20 की आवाज आना खामोशी नहीं होती है, खामोशी से।
जी जी, ये सारी एक्टिविटी फॉर एनी गिवन मंथ है ना। हम देख रहे हैं कि इस महीने में, जिस महीने का डाटा लिखा हुआ है, इस महीने में कितने यूनिट्स टेस्ट के लिए मौजूद थे। पॉज करना। हाँ जी, ये जो 4000 हैं ये पिछले महीने ही टेस्ट में अपीयर हो गए थे। ये तो लिखना ही है ना, बात ये है कि इसमें से वो माइनस करना है कि नहीं करना है। इनका टेस्ट हो गया है, टेस्ट हो गया ना, तो ये माइनस नहीं करना है। 60 पे करें। कर रहे सारे ट्राई किया करें फिर। जैसे मेरा जो आईकेप से इख्तिलाफ है वो बता देता हूँ। बस और बड़ा ही कमाल सवाल इसने आपके साथ और करंट और नॉन करंट में तोड़ के बताना होता है। तो यानी इस एबिलिटी हमने करंट और नॉन करंट में तोड़ के ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी एक अच्छा सवाल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी एक अच्छा सवाल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी एक अच्छा सवाल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अगर वो बना चुका हुआ है, अपनी उसमें ला चुका हुआ है, शेयर पूरी होने देगी। ऐसे ये वाला लोग नाम से देखना है, अपने बना चुका हुआ है। अब जो कि सब्सिक्वेंटली लाइबिलिटी है, ऐसी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं हुई, तो फिर हम अपनी कंसोलिडेशन में इसको 40 पे ही रहने देंगे। तो 60 का कुछ रिकॉग्नाइज नहीं हुई। तो फिर हम अपनी अब जो कि सब्सिक्वेंटली ये स्टिल कंटिंजेंट लायबिलिटी ही है, रिकॉग्नाइज नहीं हुई, इनिशियली 40 में रिकॉर्ड कर चुके ग्रुप में। अब जो कि सब्सिक्वेंटली ये स्टिल कंटिंजेंट लायबिलिटी ही है, ऐसी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं हुई, तो फिर हम अपनी कंसोलिडेशन में इसको 40 पे ही रहने देंगे। बस सवाल है, ये तो मुझे भी नहीं आता है, तो फॉर्मेटिंग बदल सकते। चले बस जी, ठीक है, ये मैंने पेपर डिस्कस करना था, ठीक है। चले जी, बस ये कंसोलिडेशन हो गई। और जो 5वां सवाल है, ये तो मुझे हाँ जी 60% पे।
इनका टेस्ट पहले हो गया था, ये तो लिखना ही है। ये इंस्पेक्ट नहीं हुए तो माइनस। ठीक है, बाकी समझ आ गया? नहीं, फिर सुबह मैंने उनको अच्छा समझाया ही नहीं होगा, मेरी गलती है। अब मैं आपको ना ये 17, 521, 520 हज़ार का जो छोटे बच्चे हैं, कमजोर दिल हजरात हैं जो घबराते हैं कॉस्ट को देख के, तो फार्मूला भी लिख देता हूँ। इनपुट तो लिखना ही है, ओपनिंग ऐड करना है अगर ये है तो, वरना नहीं करना। क्लोजिंग लेस करना है अगर ये है तो, वरना नहीं करना। अच्छा, अगर क्या है तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, कहां साइन लगाऊं? दरमियान में। जबरदस्त यार, जबरदस्त, कमाल है। मैं तो इधर लगाने लगा था। मैंने पूछा है कि इसको ऐसे रखना है या ऐसे। ये तीनों लगा के देख लें, ये तीनों सिनेरियो लगा के देख लें। उधर लाल वाले सिनेरियो में इसकी स्टेज कम क्या है? 70%, जबकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लाल वाले में 40, तो ये से कम है? कम तो नहीं है ना, इसलिए यहां नहीं आएगी, नहीं आई। क्लोजिंग 50% है, जबकि इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? तो उससे कम तो नहीं है ना, तो फिर ये लाइन नहीं आएगी। कर रहा हूं काली वाली मिसाल लेके। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70% है, ये 80% है, कम है ना, तो यहां लिखेंगे, ये लिख दिया। क्लोजिंग कितने परसेंट? 50, ये कितना है? तो ये उससे कम है ना, तो लिखेंगे ना, ये लिख दिया। हरी वाली मिसाल, इनपुट तो लिखना ही है। हरी वाली मिसाल में ये कितना है? 70%, ये 60%, तो 70 से कम है? कम तो नहीं है ना, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, कम तो नहीं है ना, तो यहां नहीं लिखना, नहीं लिखा। क्लोजिंग 50 है और ये, तो ये कम है ना, इसलिए लेस होगा। यार 3 दफा समझा दिया, 1 दफा गया। ये फिगर ही लिखी हुई है यार। ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं लिखा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ये नहीं लिखा मैंने। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। हमने ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कंपेयर करके देखना। अगर ओपनिंग इंस्पेक्शन से कम है मतलब इंस्पेक्ट होना है, तो यहां आ जाएगा। क्लोजिंग इंस्पेक्शन से कम है तो मतलब इंस्पेक्ट अभी नहीं हुआ, लेस हो जाएगा। बताएं, चलें बताएं जी। 70% होती है इंस्पेक्शन स्टेज, 70%। ये ले 70% की एक लाइन बना दी मैंने। 50 पे पास हो जाता है या नहीं होता? जैसे ही 70 तक पहुंचा टेस्ट हो गया, तो अब ये पहले ही टेस्ट हो गया, तो इस महीने नहीं होगा। 20 तो आएगा ही आएगा। ये 70 तक पहुंचा है, नहीं तो लेस हो जाएगा।
ये इक्वल है ना, ये इक्वल है, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? नहीं, इसीलिए लेस देन बस, इक्वल टू नहीं है। जिनसे ये फार्मूला नहीं लग रहा, एक और कोशिश कर लें। ये हरी वाली मिसाल पे हूं, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? ये तो 70 ही है ना, 70 है, जबकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, तो इस लाइन को तब लिखना था अगर ये 70 इस 60 से कम होता, तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। ओपनिंग या तो ऐड होना है या नहीं होना है, क्लोजिंग या तो लेस होना है या नहीं होना है। तो ये ऐड लेस उस सूरत में आना है अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है। तो क्लोजिंग ने लेस होना है या नहीं होना है, ओपनिंग ने ऐड होना है या नहीं होना है। और भी याद रख लें, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, वो बचपन की बातें, ओपनिंग प्लस माइनस क्लोजिंग होता है ना, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। ओपनिंग ने प्लस होना है या नहीं होना, क्लोजिंग ने माइनस होना है या नहीं होना है। आप इन दोनों को लिखने के लिए इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कंपेयर कर लें। अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है तो इनको यहां लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन अगर दी हुई और नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट हुआ तो फिर ये परसेंटेज लगाई जाएगी इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। और इसके लिए एक सवाल होमवर्क है आपका, होमवर्क है जी स्प्रिंग यार वैसे छोटे छोटे सवाल हैं, दो कर लें, 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से एक सवाल करने में। दो करने यार हैं। और एक नोट लिख लें जो अभी आप खुद ही बता देंगे मुझे। अब जो एबनॉर्मल लॉस निकलेंगे इस इंस्पेक्शन में, जो एबनॉर्मल लॉस निकलेंगे तो उनको निकाल लेंगे ना फिर, तो उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगी? इंस्पेक्शन स्टेज। इंस्पेक्शन स्टेज, तो जो इंस्पेक्शन स्टेज होती है वो ही एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन काउंट होती है। दोबारा हमने जो इंस्पेक्शन स्टेज देखें, नॉर्मल लॉस तो एक नंबर कैलकुलेशन है, असली लॉस तो इंस्पेक्ट करके पता चलेगा ना। असली लॉस जब देखेंगे, असली लॉस पता चला 150 यूनिट्स हैं, नॉर्मल कह रहा था कि 120 होंगे, तो 30 एबनॉर्मल है। असली लॉस 200 है, नॉर्मल कह रहा था 250 होंगे, तो 50 एबनॉर्मल गेन है। तो इस एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन को ईपी में लिखते हुए स्टेज ऑफ कंप्लीशन लगानी है ना, तो इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन यही तो होगी, क्योंकि अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 60% है और उस पर यूनिट्स खराब हो गए तो उनको निकाल लेंगे ना बाहर, तो कितने परसेंट कंप्लीट हुए थे? 60%। हम एक्चुअल लॉस लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में, एबनॉर्मल लॉस लेते हैं ना, एबनॉर्मल गेन लेते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन यही स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही होगी। लिखने वाली बात थी। दो सवाल आधे आधे होमवर्क हैं, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट इनकी डबल एंट्रीज हैं, वो हमने की नहीं है अभी। अच्छा, वैसे सीरियसली करेंगे ना तो आपसे हो जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक है जी स्प्रिंग 2015 अटेम्प्ट। चलो ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, उनको फिर मेरे अल्फाज नहीं समझ आते। ये 2 सवाल होमवर्क हैं
और है जी स्प्रिंग, ये कहाँ से सितंबर लग रहा है? स्प्रिंग है, स्प्रिंग, मार्च, मार्च, स्प्रिंग, मार्च। इनमें से, इन क्वेश्चंस में से आपने ये 2 सवाल होमवर्क है। और ये ऑनलाइन वाले बच्चे जब मुझे आईकैप का सॉल्यूशन दिखा के पूछते ना सर ये सॉल्यूशन समझा दें, तो मुझे यकीन हो जाता कि उन्होंने खुद सॉल्व नहीं किया हुआ, तभी तो सॉल्यूशन दिखा के पूछ रहे हैं। आप लोग पूरा सॉल्व किया करें और फिर एंड आंसर आपके पीछे से मैच ना हो तो चलो मुझसे पूछें, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देखने लग जाएंगे, देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने जो भी किया हुआ है, आपने जो करना है वो करें, तो आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा जैसे सिखाया है, एंड आंसर करेगा मैच। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।